ठीक है, 55 पूरा हो गया। अब 55 पे कुछ फैक्ट और रह गए, ऊपर बाद में कर लेंगे। जैसे अभी तक 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, ये भी आ सकता है। 3 न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, पर ये राष्ट्रपति के साथ करेंगे जो सबसे डिटेल से, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, सबसे कम समय के लिए कौन से रहे। अब अपन 56 का अनुच्छेद समझते हैं, बहुत इंटरेस्ट आएगा। 55 आपके लिए थोड़ा सा कांकड़ काटने की टाइप था, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो वो कांकड़ दुखाते हैं, तो लड़की को जब कांकड़ से क्रॉस नहीं करवाते तब तक तो क्या पता गाँव वाले वापस ले जाएं। इसलिए कांकड़ पे आके, पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि कांकड़ पे आप एक खुशी मनाएगी साहब कांकड़ पास हो गया है, तो 55 कांकड़ था, कांकड़ आपने काट दिया है, क्रॉस कर दिया। अब 56 इंटरेस्टिंग आपके लिए, ठीक। चलिए देखिए, अनुच्छेद 56 को कैसे लिखेंगे? ऐसे, जनरली ऐसे लिखते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और 56 हो गया। इसका मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होएगा? 5 साल होएगा और 6 महीने और रह सकता है वो। बात समझ में आ गई? तो कार्यकाल किस में लिखा हुआ है? 56 में लिखा गया है। अब मैं कहूं कि मेरी क्लास 1 घंटे की है, तो 2 संभावनाएं हैं इसमें। 1 घंटे की ठीक से पूरी हो जाए, या टाइम से पहले ही मैं क्लास को कहूं कि अब ठीक है मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा, मैं बंद कर दूं। या आप हाईली मोटिवेटेड हो जाओ और कहो कि ना 1 घंटे के बाद भी पढ़ाओ। तो 2-3 संभावनाएं बनती हैं। ऐसा ही राष्ट्रपति के साथ में, अगर वो अपना कार्यकाल ठीक से पूरा करें तो 5 साल कार्यकाल हो। क्या क्या सकता है? कार्यकाल से पहले और कार्यकाल के बाद वाला तो बहुत काम का नहीं है, पर पहले वाले से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र के साथ पहले क्या क्या हो सकता है। समझ में आ गई? देखिए, कार्यकाल से पहले कितनी संभावनाएं हैं? 3। या तो ऊपर वाला चाहे नहीं कि आदमी राष्ट्रपति रहे और अपने पास बुला ले, अर्थात मृत्यु हो जाए, या ऊपर वाला क्या करेगा, खुद नहीं चाहे कि नहीं करना राष्ट्रपति की नौकरी, नई वैकेंसी आ रही खुले लेक्चरर की, तो खुद से त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र, या उसके चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, संसद नहीं चाह रही है कि वो राष्ट्रपति रहे, अर्थात हटा दें। और हटाने के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? महाभियोग। जनरली बुक्स में महाभियोग कई पदों के लिए काम में लिया गया, पर यह गलत लिखा हुआ है। केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, जो अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में 2 जगह लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं भी महाभियोग शब्दावली का प्रयोग नहीं है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लिखी गई है। महाभियोग से तो केवल एक ही व्यक्ति हटता है और वो राष्ट्रपति। बात समझ में आ गया? कथन दे सकता है एग्जाम में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति दोनों को महाभियोग से हटाया जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए काम में लिया जाता है। तीसरा कथन, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटाया जाता है। और डी का इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। बात समझ में आ गई? तो महाभियोग से केवल किसको हटाया जा सकता है? खूब विस्तार से बात करेंगे इस पर। महाभियोग शब्द तो लिखा गया 56 में, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है खूब डिटेल से बताऊंगा आपको, वो 61 में लिखी गई। बात समझ में आ गई? मृत्यु हो जाए तो हो जाए, बात करते हैं त्यागपत्र की। बाद में क्या हो सकता है? बाद की बात है। इतना याद रखेंगे कि बाद भी वो 6 माह तक रह सकता है। कोई ज्यादा काम का नहीं है। मुझे केवल आपको 4 बातें समझानी है, मृत्यु की, त्यागपत्र की, महाभियोग की और कार्यकाल की। कार्यकाल आप समझ चुके हैं, आर्टिकल 56 में लिखा गया है। 56 को याद करने का तरीका बता दिया। 5 और 6, 5 साल 6 माह। कार्यकाल से पहले क्या हो सकता है? मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र, महाभियोग। अब एक एक को विस्तार से समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मृत्यु की। अब चूंकि संविधान में मृत्यु के लिए कोई कितनु परंतु नहीं लिखा हुआ कि मृत्यु हो गई तो हो गई। बात यह नहीं कि मृत्यु हो गई, बात यह है कि मृत्यु होने से क्या प्रभाव पड़ा, पीछे बात वो काम की है।
तो ऐसा समझते हैं, इधर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, नीचे उपराष्ट्रपति। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको ध्यान से समझें। टेक्निकली गलत बोल रहा हूं पर बोलना चाह रहा हूं मैं, ये समझे इसको। उपराष्ट्रपति ये मान के चलिए कि 2 पद अपने पास रखता है, इसको समझे ध्यान से। उपराष्ट्रपति व्यक्ति तो एक है, जैसे आरएस में पोस्ट होती है उसमें एक तो बनते हैं एसडीओ, एक बनते हैं एसडीएम, ठीक है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन ऑफिसर जब वो रेवेन्यू के काम करते हैं एसडीएम, तब उनको एसडीओ कहलाते हैं, और जब वो मजिस्ट्रेट के काम करते हैं तब उनको एसडीएम कहते हैं। या और समझा दूं, इतिहास में जाएं तो एक अक्स नाम का व्यक्ति है, उसके पास 2 पद हैं, एक है वो वाइसराय है और एक वही व्यक्ति गवर्नर जनरल है। जब वो देसी रियासतों में जाएगा तो उसे वाइसराय बोलेंगे, और जब वो ब्रिटिश भारत में रहेगा तो गवर्नर जनरल। आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो अपन पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय लेके आए, वो गलत बात है। वाइसराय नाम का एक नया पद सर्जित हुआ था जो देसी रियासतों में काम करते थे। तो पद के साथ 2 चीज़ें जुड़ गई, देसी रियासतों में वाइसराय और ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के पास 2 पद, एक तो उपराष्ट्रपति है ही वो, नाम उपराष्ट्रपति, और दूसरा वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। इसको समझने के लिए समझा रहा हूं। राज्यसभा के पदेन सभापति, बात समझ में आ गई। कितने पद रखता है राष्ट्रपति अपने पास में? उपराष्ट्रपति 2, एक उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यसभा का। एक चीज आपको मैं समझाता हूं, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति रूप में कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति के रूप में है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? भाई उपराष्ट्रपति इस पद पे रहते हुए कुछ नहीं करता है। इसको इसलिए रखा गया है, जैसे उपकप्तान होते हैं टीम में, उपकप्तान है, उनका उपकप्तान के रूप में कोई काम नहीं है, उनका काम केवल कप्तान के रूप में होता है। जब कप्तान नहीं होते हैं तो उपकप्तान कप्तान बन जाते हैं, तो जब उपकप्तान कप्तान बन जाएंगे तो उपकप्तान नहीं रहेंगे। इसलिए उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति रूप में कोई काम नहीं है, वो राष्ट्रपति के रूप में है। पर जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे। बात समझ में आ गई क्या? पर भारत में जैसा कि आपको पता है, वेतन नहीं है, काम नहीं है तो वेतन भी नहीं। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं है तो वेतन भी 0 रुपये है। तो फिर अब घर कैसे चलेगा? तो इनके लिए इनको एक पद और समझ लीजिए आप ऐसे ही, राज्यसभा का उनको क्या बनाया गया है? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब समझे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, इसका मतलब राष्ट्रपति साहब इधर से गायब हो गए। समझ पा रहे? इनकी जगह किसको भेजा जाएगा? उपराष्ट्रपति आ गए। अब इसको इधर लेते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति क्या बन गए? अब राष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बने तो नीचे कितने पद खाली कर गए हो? 2 तो खाली कर ही गए। एक तो उपराष्ट्रपति का पद खाली कर गए, राज्यसभा की सभापति का पद खाली कर गए। ध्यान, इतना समझ में आ गया? ये पद हमेशा खाली रहेगा। क्यों? इस पर कोई काम ही नहीं है, इसलिए बिना काम वाले पद को किससे भरें? क्यों भरें? इसका काम था कि ये नहीं है तो ये चला जाएगा, ये चले गए, एक पद खाली हो गया। पर ध्यान रहे, वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, तो इस टाइम में ये पद खाली कर दिया इन्होंने। 2 पद खाली करके ऊपर चले गए, नीचे वाले को कौन भरे अब? इसलिए सिस्टम किया गया है, उपराष्ट्रपति का पद तो खाली रहेगा, पर राज्यसभा में कोई सभापति है तो उपसभापति भी होंगे। बहुत ध्यान से इसको समझे, उपसभापति। अगर ये चूंकि वीडियो है इसका तो रिकॉर्ड, तो आप इसको पीछे करके वापस सुन सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऊपर चले गए तो नीचे कितने पद खाली कर गए? 2, एक करके उपराष्ट्रपति का, दूसरा राज्यसभा के पद सभापति का। इस पद को कोई नहीं भरेगा, ये खाली रहेगा। इस पद को कौन भर देगा? सभापति। बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या उस समय ये उपराष्ट्रपति वापस आके राज्यसभा के सभापति बन सकते हैं क्या? अगर राष्ट्रपति नहीं, नए राष्ट्रपति आ गए और वापस अपने पूर्व पद पर आ गए तो सभापति तो कर लेंगे, पर दो काम साथ कर सकते हैं क्या? कि ये यहाँ गए थे, राष्ट्रपति बने थे, फिर मन में आ गया दोपहर को चल के राज्यसभा की सभापति की मीटिंग में भाग लेते हैं, नहीं ले सकते। अर्थात अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए तो राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रहेंगे फिर ये, और चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रहेंगे तो ये राज्यसभा की बैठकों की वापस क्या नहीं कर सकते, अध्यक्षता नहीं कर सकते। आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा भरा जाएगा? ऑप्शन देगा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। गलत बात। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा सच कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया है, ये केवल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए है। ठीक। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर जब उपसभापति सभापति बनता है तो अपने आप उपराष्ट्रपति बन जाएगा? नहीं, कार्यवाहक उपसभापति बने हैं ये, पर कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता भारत में। एग्जामिनर आपसे धोखा करेगा यहाँ पे, तो आप धोखा खा लेंगे? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? आपको पता है कि अब ये मत बोलना सर शायराना अंदाज में, सर वैसे ही बहुत धोखे खा चुके हैं, अब नहीं खाने वाले हम, ऐसा नहीं बोलना है। अब इतना समझेंगे, उपसभापति परमानेंट सभापति बनता है, कार्यवाहक बनता है? तो क्या इधर कार्यवाहक कोई उपराष्ट्रपति बन जाएगा क्या? है, पद ही नहीं है कोई भारत में, तो धोखा मत खाना यहाँ पे। अर्थात उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है तो नीचे दो पद खाली करेगा, एक उपराष्ट्रपति का, एक राज्यसभा के सभापति का। उपराष्ट्रपति का पद खाली पड़ा रहेगा, यूँ समझ लीजिए, पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? मृत्यु वाली स्थिति क्लियर हो गई। कई बच्चे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। हाँ, खुदा न खास्ता ये मर जाए, इसी को तो मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और आप अच्छे बच्चे हैं चूंकि आपने पूछ भी लिया। अब समझते हैं आगे। देखिए, मूल संविधान में इतना ही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, क्योंकि मूल संविधान निर्माता इतना समझ नहीं पाए होंगे कि अगर ये भी नहीं रहे तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या। इसके लिए मुझे कहानी बतानी पड़ेगी आपको, उसको समझते हैं अच्छे से। इंटरेस्टिंग कहानी है। बात है 1969 की, जबकि थोड़ा सा 67 पे चलते हैं, 67 में। अब इसके लिए मुझे 5 मिनट लगेंगे, आप इत्मीनान से समझेंगे ताकि रटना नहीं पड़े, समझ लेंगे। तो चलिए विस्तार से समझा देता हूँ। बात है 1969 की। उस समय भारत में जो राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। उस टाइम में जो उपराष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। उस टाइम में जो पीएम थे, या पीएम की जगह मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और उस टाइम में प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। ये गांधी लिखते हैं, ठीक से समझ में आ गया। अब वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा सिस्टम चल रहा था पर नहीं मंजूर था भगवान को, और इन साहब की मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आपको पता ही है, अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या बनते हैं? समझ लिया? अब समझ लो। बात अपन ने किसकी समझी अभी तक? मृत्यु की। अब एक चीज और समझ लेते हैं, वो है त्यागपत्र की। क्योंकि 3 स्थितियां ऐसी है जब राष्ट्रपति अपने पद को पहले छोड़ दे। पहली स्थिति मृत्यु, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति समझते हैं। पहली स्थिति मृत्यु की आपको मैंने समझा दी, दूसरी स्थिति समझते त्यागपत्र की। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? ये बात आपके समझ में आ गई क्या? ठीक। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? एक बात तो यही समझ लें आप। कई बच्चे पूछते हैं सर राष्ट्रपति पद पे नहीं है और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है,
या राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है, उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है, संविधान में लिखा हो पद को संबोधित करके त्याग पत्र देंगे, व्यक्ति की जरूरत नहीं है, अर्थात पद को संबोधित हो जाएगा। समझ में आ गया? आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं, आपके स्कूल में आपके कॉलेज में प्रिंसिपल साहब नहीं है, ऐसा कोई नियम है कि छुट्टी लेनी, तो प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल मैं छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन दे दी, तो संबोधित किसको कर दिया आपने? प्रिंसिपल साहब को, और टेबल पर रख के आ गए और छुट्टी पे चले गए। ऐसा संभव नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अर्थात किसको संबोधित कर देंगे आप? पद को संबोधित करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। अपना मुद्दा ये नहीं है, अपना मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये बात समझ गए। अब वापस इधर आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है पर इंटरेस्टिंग जरूर है ताकि रटना नहीं पड़े। 1969 में ये स्थिति थी, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, तो नियम क्या कहता है? उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब समझे, इस पद का मजा ही इतना है कि वीवी गिरी साहब ने इंदिरा जी को बोला कि मुझे इस पद पे परमानेंट रहना है। समझ गए आप मेरी बात? ये कि ये तो पद बड़ा इंटरेस्टिंग है राष्ट्रपति का, तो क्यों ना मैं इस पद पे परमानेंट रह के चुनाव लड़ूं, 5 साल और रह जाऊं राष्ट्रपति। तो इंदिरा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लड़ लीजिए चुनाव। पर इधर से जो कांग्रेस पार्टी थी पूरी, वो एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव, बात समझ गए? नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी जी की नहीं बनती थी, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी मोरारजी देसाई के दोस्त थे, और जब पहली बार इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था 1966-67 के आसपास, उस टाइम में नीलम संजीव रेड्डी ने भी विरोध किया था कि ये तो अभी छोटी एज के हैं, बच्ची है, अभी इसको क्या प्रधानमंत्री बनना। तो तब से इंदिरा जी के दिमाग में खटके हुए थे। इंदिरा जी ने, इंटरेस्टिंग कहानी है, इंदिरा जी ने किसको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, चुनाव लड़ो आप। तो इधर पूरा देश, कांग्रेस, लगभग पूरी कांग्रेस किसके साथ खड़ी हुई है? नीलम संजीव रेड्डी के साथ खड़ी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। अब नीलम संजीव रेड्डी ने हो सकता है या तो संविधान पढ़ा नहीं हो, या ये 55-56 का आर्टिकल ठीक से नहीं समझा हो, या कोई और वजह रही हो, पता नहीं उनको ये ज्ञान किसने दे दिया कि आप ना राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ोगे तो पहले आपको उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। उपराष्ट्रपति रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बात समझ रहे मेरी बात? आप ये वापस समझे। वीवी गिरी उस टाइम में क्या थे तो उपराष्ट्रपति कार्य किसके रूप में कर रहे थे? राष्ट्रपति के रूप में कर रहे थे। इनको चुनाव लड़ना था, इंदिरा जी को बोल दिया, सारी तैयारियां हो गई। पता नहीं इन्होंने कैसे त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र की जरूरत होती नहीं है संविधान में, क्योंकि मैं आपको शर्तें पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति हो, चाहे कोई राज्यपाल हो, या कोई मंत्री हो, या राष्ट्रपति पद पे दोबारा चुनाव लड़ सकते हो। बात समझ में आ गई? पर क्या पता इनके क्या दिमाग में, इन्होंने राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र लिखा कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। ठीक, अगले दिन राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति वाले ऑफिस में आए, त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। फिर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, यहां से त्यागपत्र लिखा वापस, और अगले दिन ऑफिस में जाए और वापस त्यागपत्र स्वीकार कर लिया, खुद का त्यागपत्र खुद को दे लिया। 1 मिनट ऐसा आया भारत में कि ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति पद पे। बात 1969 की है। तब संविधान में प्रावधान किया 1969 में, जबकि 2 प्रावधान समझ ले कि राष्ट्रपति नहीं है तो पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, खुदा ने खास्ता उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद संभाल लेगा, और खुदा ने खास्ता ये भी पद पे नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश पद संभाल लेगा। बात समझ में आ गई? एक तो किया ये प्रावधान, दूसरा ये किया कि जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ताकि पता तो लगे कि पद खाली हो गया है। वापस में त्यागपत्र दोनों दे लें तो समझ में नहीं आएगा कि पद पे कोई है कि नहीं है। तो 1969 में कितने प्रावधान कर दिए? 2। पहला क्या किया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे?
लोकसभा अध्यक्ष को। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसी को क्यों, चूंकि संसद का यही अधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष ही, तो संसद में सारे सांसद होते हैं, सांसद जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जनता को पता लग जाए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि अपना संवैधानिक पद खाली हो चुका है। दूसरा प्रावधान मैंने आपको बता दिया क्या किया कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, ये भी नहीं है तो ये अब कोई तो रहेगा ही पद पे। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं चुनाव वाले को, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी समझ लेते हैं। ये बात तो समझ में आएगी आपके, अब समझते हैं। इधर से क्या हुआ, एक साइड में खड़े हो गए वीवी गिरी और एक साइड में खड़े हो गए नीलम संजीव रेड्डी। समझे कि उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस खड़ी थी, इसका मतलब भारत का बहुत सारा पार्टी इनके साथ खड़ा हुआ था। इनके साथ में केवल कौन खड़ा हुआ था, इंदिरा जी। ठीक, एक चीज और ध्यान रखें, जो भी पार्टी होती है वो व्हीप जारी कर देती है, इसको भी समझ लें यहीं पे। व्हीप का मतलब ये होता है, वैसे आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको, कि पार्टी एक सर्कुलर निकाल देती है, कांग्रेस पार्टी सर्कुलर निकाल देगी, एक आदेश निकाल देगी, ये समझे, आदेश निकाल देगी और ये कहेगी कि इसी आदमी को वोट देना आपको। जनरली चुनाव में क्या होता है, व्हीप निकाल देती है, और अगर कोई आदमी पार्टी की बात नहीं माने, कोई सांसद या विधायक, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप जारी नहीं हो सकता, अर्थात आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, भले ही अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी है, मैं अलग से किसी को भी वोट दे सकता हूं, और चुनाव में ऐसा नहीं कर सकते, और मैं पार्टी जहां कहे वहीं वोट देने पड़ते हैं। उस टाइम में रेडियो हुआ करते थे, पहले दिन इंदिरा जी रेडियो पे आए और कहा कि देखिए हारना जीतना वो तो बाद की बात है, बड़ा भावुक होके, कि आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दे दीजिए, जो आपको बढ़िया लगता है उसको वोट दे दीजिए। और वो अंतरात्मा इतनी चली कि जिनके साथ पूरा भारत खड़ा था वो हार गए, और वीवी गिरी साहब पहली गणना में तो नहीं जीते पर दूसरी बार में जीत गए। अब देखते हैं इनको उस टाइम में क्या लगा होगा कि मेरे से बेकार किस्मत किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि पूरा भारत साथ खड़ा था फिर भी हार गया। भगवान ने आगे सुनी, नीलम संजीव रेड्डी एक बार छोड़ के अगली बार वापस चुनाव में खड़े हुए, 37 फॉर्म भरे गए, 36 रद्द हो गए, एक ही बचा, निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। तो तब लगा होगा कि ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती होगी। इसलिए आप किस्मत का कई बार रोना नहीं रोए, हो सकता है रीट में फेल हो जाए या कॉलेज लेक्चर को आप टॉप कर जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए मेरी बात आप ही। अब आगे समझे, वीवी गिरी की दूसरी मतगणना, दोनों इतिहास रच गए और इन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति किसको देंगे? दोनों पद पे नहीं है तो कौन पद संभालेगा? क्या ऐसी व्यवस्था संविधान में मूल में थी क्या? नहीं थी। कब हुआ ये सिस्टम? 1969 में हुआ। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति नहीं है तो पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितने पद अपने पास रखता है? 2, एक राज्यसभा के सभापति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद हमेशा खाली रहेगा, सभापति का पद कौन संभालेगा? अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप शायद नहीं पूछेंगे कि सर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी? आप ध्यान रहे, सारी शक्तियां होंगी, छोड़ के उनके वो घर वाली जाके शक्ति की, उधर वो जाके नहीं कहते साहब अब पापा पद पे नहीं रहे हैं और अब आप मुझे ही समझे, आप जो समझना है वो, क्योंकि वो तो रहे नहीं है पद पे आजकल, वो पावर नहीं रहेगा, बाकी इधर वाला सारा पावर रहेगा उनके पास। बात समझ में आ गई? अब सवाल नहीं पूछेंगे। कोई पूछता है सर समाधान की शक्ति होगी क्या, कोई कहता है सर वित्तीय शक्ति होगी क्या। मैंने जब क्लियर कर ही दिया कि घर का सिस्टम छोड़ दो, वो तो भाई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, बाकी राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति पूरी ले लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहाँ तक स्थिति क्लियर हो गई। अब वापस चलते हैं पीछे। देखिए अपन ने क्या पढ़ा, कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 56 में। और कार्यकाल से पहले कितनी स्थिति बता दी? कौन कौन सी? मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग। एक चीज समझनी है बस अब आपको, एक चीज और,
वो कौन समझनी है? इस बार जो RAS का पेपर हुआ मेंस का, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया, लिखना राष्ट्रपति का महाभियोग समझाओ। ठीक, आप ऐसा नहीं करेंगे कहीं और मार्कशीट में पूरा समझा के आ जाएं, क्योंकि आपके 2 मार्कशीट का एग्जाम होगा, इसलिए इसको और समझ लेते हैं। समझने से पहले 2 चीज़ें समझते हैं। महाभियोग शब्द कहाँ पे लिखा गया है और प्रक्रिया कहाँ पे? ये बात आपके समझ में आ गई तो अपन प्रक्रिया ही समझ लेते हैं। सब तो समझ ही लिया, 3 स्थितियाँ इधर समझ ही ली, इधर आते हैं 61 में। 61 को भी अपन डायग्राम से समझेंगे और सारी स्थिति क्लियर हो जाए, सामने के सारे पॉइंट याद हो जाएं आपके। तो इस 56 में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपके। अब समझ लेते हैं 61 को। और 61 में क्या लिखा हुआ है? महाभियोग की शब्द कहाँ पे लिखा गया है? ठीक है, और प्रक्रिया? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो क्यों लगाएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग? ये किसी का कहना नहीं माने तो लगा देंगे क्या, या कोई गलत काम कर दे तो लगा देंगे क्या? क्या आधार है राष्ट्रपति को हटाने का? संविधान में एक ही बात लिखी गई है और वो लिखा गया है संविधान का अतिक्रमण। ये आप समझेंगे इस टर्म को। और संविधान का अतिक्रमण क्या होता है, इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अपन हर एक चीज़ को माइन्यूर से पढ़ रहे हैं तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अर्थात क्यों हटाएंगे, एक ही आधार पर, वो क्या है? संविधान का अतिक्रमण। अतिक्रमण क्या होता है पता नहीं है, संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। आपको बरगलाएगा वो एग्जामिनर, धोखा करेगा, जबकि आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने पहले बहुत धोखे खा चुके हैं, अभी तक बहुत सारी परीक्षाओं में धोखे खाए हैं, अब नहीं खाना है। ठीक है, नंबर 1 संविधान का अतिक्रमण कहेगा राष्ट्रपति को हटाने का आधार है संविधान का अतिक्रमण। बी, लाभ का पद। इसको देखते ही आप शहीद हो जाते हो, हाँ ये तो होगा ही लाभ का पद। तो नहीं लिखा गया कुछ भी ऐसा, या भ्रष्टाचार कह देगा, पागल दिवालिया, ये 2 लाइन फेमस है आपकी, लाभ का पद पागल दिवालिया, तो पागल व दिवालिया हो जाए तो हटा देंगे। मैंने क्लियर कर दिया, केवल एक आधार है वो संविधान का अतिक्रमण। और पूछे संविधान का अतिक्रमण शब्द संविधान में परिभाषित किया गया है, आप कहना नहीं किया गया है। बात समझ में आ गई? चलिए साहब, दूसरा क्यों का उत्तर मिल गया। कौन हटाएगा, कौन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अपने संसद पढ़ा तो ऐसे पढ़ा था, ये 2 टांग है और ऊपर इस पे स्टोकी पे कौन बैठा हुआ है? इसका मतलब अगर इनको नीचे गिराना तो कोई सा भी टांग खिसक सकता है। तो पहला तो यही ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्तियां राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ये याद रखना। वो आपसे धोखा कर सकता है कि लोकसभा को विशेष अधिकार है, राज्यसभा को विशेष अधिकार है, और वो एक तर्क पहले ठीक देता है, चूंकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य की योग्यता जरूरी है, इसलिए राष्ट्रपति को केवल लोकसभा द्वारा ही शुरुआत करके हटाया जा सकता है। अपन पहला कथन पढ़ के शहीद हो लेते हैं कि हाँ यार ये ठीक ही कह रहा होगा एग्जामिनर, जबकि वो सही में धोखा कर रहा है। इसको समझे कि दोनों टांगों में से कोई सा भी टांग खिसक सकता है, चाहे तो ये खिसक जाए चाहे ये खिसक जाए। अब बढ़िया तो ये हो कि इनका नाम नहीं लिखे, अपन इसको ऐसे ही समझे, इसको एक हाउस बोल दे, इसको दूसरा हाउस बोल दे, चाहे तो लोकसभा लिखे चाहे राज्यसभा, बात एक ही है। तो क्यों हटाएंगे संविधान का अतिक्रमण? अब समझे ध्यान से, जैसे मैं इधर खड़ा हूं, इसको अपन इधर वालों को लोकसभा समझे, इधर वालों को राज्यसभा समझे। इस पद के व्यक्ति को हटाना है तो क्या सारे साथ ही हटा देंगे? क्या कुछ लोग शुरुआत करेंगे, कुछ लोग शुरुआत करेंगे। कुछ कितने? 1/4, टोटल का 1/4। समझ पा रहे हैं? तो हटाने के लिए 1/4 सदस्यों की जरूरत है। बात समझ गए? अर्थात कौन से हाउस के? कोई से भी हाउस के। लोकसभा शुरू कर रही है तो भी 1/4, राज्यसभा कर रही है तो भी 1/4। और इसको अगर आप पैनी नज़र से देख पा रहे हैं तो ये 4 वाला अगर मैं डांडी बीच से हटा दूं तो 14 बचते हैं। अर्थात कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले कि आपका कोई अब नया धंधा ढूंढ लो, हम आपको हटाने वाले हैं। अभी कोई वैकेंसीज वगैरह आ रही है तो देख लीजिए, पद से तो हटाना पड़ेगा। 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे
बात समझ में आ गई। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। इतनी स्थिति क्लियर हो गई। अब मान ले इनमें से 1/4 मतलब कुछ सदस्य प्रस्ताव लेकर आ गए, बाकी सारे इस पर चर्चा करेंगे और इनका अगर 2/3 लगभग 66% ने अगर पास कर दिया तो किस में जाएगा प्रस्ताव? राज्यसभा। क्यों बोल रहे हो? दूसरे सदन में जाएगा। हो सकता है कि लोकसभा लेकर आई हो सकता है राज्यसभा लेकर आई हो, कोई सा भी सदन ला सकता है। ठीक, 2/3 सदस्य प्रस्ताव पास कर दे तो अगले हाउस में आएगा। अगला हाउस कहेगा क्यों हटा रहे हो? तो कहेंगे साहब संविधान का अतिक्रमण किया इन्होंने। अगला हाउस कहेगा मैं जांच करवाऊंगा मामले की। याद रहे जांच कौन सा सदन करवाता है? जिसमें प्रस्ताव जाएगा। यह भी आपको कथन है, धोखा कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि अपन सोचते हैं जांच वही सदन करवाएगा जो लेकर आता है। न्यायाधीश में उल्टा है, न्यायाधीश में वही सदन जांच कराता है जहाँ पे प्रस्ताव आता है। राष्ट्रपति में उल्टा है, अगला सदन जांच करवाएगा। जांच में चाहे तो राष्ट्रपति खुद आ जाए, चाहे अपना वकील भेज दे कि क्या चल रहा है मैं देख लेता हूँ। और मान लेते हैं जांच ठीक पाई गई और इस हाउस ने भी 2/3 से प्रस्ताव पास कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। क्या राष्ट्रपति के साइन करवाए जाएंगे उस प्रस्ताव पर? भाई अपनी मौत पर कौन साइन करेगा कि चलो हटा दो? बात समझ में आ गई। हटाने में 4-5 ही चरण है। कोई सा भी सदन प्रस्ताव ला सकता है, पहला चरण। नोट्स में ऐसे लिखेंगे। दूसरा, प्रस्ताव लाने के लिए एक सदन का 1/4 2/3 से पास कराना पड़ेगा। अगला हाउस जांच करवाएगा। जांच के बाद 2/3 सदस्य प्रस्ताव अगर पास कर दे तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता। बात समझ में आ गई। ठीक, हट गए तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम संभालेंगे। ये तो आपको पता है क्योंकि पद खाली हो गया है, महाभियोग अपने लिखा ही हुआ है। इंटरेस्टिंग बात, मैंने पूरा हाउस लिखा है, पूरा सदन लिखा है। इसका मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों ही भाग ले सकते हैं। अर्थात जो बनाने में भाग नहीं लेते वो बिगाड़ने में ले रहे हैं कि चलो इसको हटाते मजा आएगा। अर्थात राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, परंतु राज्य वाले यहाँ भाग नहीं लेने आ रहे हैं, देख लो। अर्थात राज्य की विधानसभाएं या दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाएं राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेते। बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात, ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी समझते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, देखिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं कि न्यायालय के बाहर कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें सजा नहीं मिलती है, पद छोड़ दिया जाता है, उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। क्योंकि जुडिशियरी प्रक्रिया बोलते हैं उसको। तो पद हटा रहे हैं, जेल नहीं हो रही है, पद छुटवा रहे हैं, इसका मतलब कैसी प्रक्रिया हो गई है? अर्ध न्यायिक। न्यायालय के बाहर हो रही है, न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की कार्यवाही है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अगली बात, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया। एग्जामिनर धोखा करेगा, परंतु कई राष्ट्रपतियों पर महाभियोग शुरू जरूर किया गया था। गलत बात, ना शुरू किया गया ना हटाया गया। बात समझ में आ गई। अब पूरा रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रोविजन है वो संविधान का अतिक्रमण है। संविधान के अतिक्रमण शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। कौन हटाता है? संसद हटाती है। संसद शब्द यूज कर रहा हूँ, न कि निर्वाचित मनोनीत। हटाने के लिए कोई सा भी सदन क्या कर सकता है? प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए। प्रस्ताव पास करने के लिए कितना चाहिए? कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले। प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा। अगला सदन कितने काम करेगा? पहले जांच करवाएगा। जांच ठीक पाई जाती है, जांच में चाहे तो राष्ट्रपति खुद आ जाए, चाहे अपना प्रतिनिधि भेज दे, वकील भेज दे। 2/3 से प्रस्ताव पास कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। राज्यों की विधानसभाएं यहाँ पे भाग नहीं लेती हैं। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय के बाहर की प्रक्रिया है। और अभी तक ना तो किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है, ना किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये अनुच्छेद 61 से संबंधित आपका क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अपना जो अनुच्छेद था
इस पर बात करते हैं वापस। कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे थे? 56। ठीक, 56 में अपन ने क्या देखा? कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल कितना होएगा? 5 साल। अतिरिक्त कितना रह सकता है? 6 माह हो सकता है। कार्यकाल से पहले क्या क्या हो सकता है बताएं अब आप? मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग। तीनों टर्मिनोलॉजी समझ लिया आपने। मृत्यु होएगा तो पद कौन संभालेगा? और उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। उपराष्ट्रपति का पद हमेशा खाली रहेगा। कई ज़्यादा भावुकों के जवाब दे देते हैं, ओवर एक्साइटेड। भावुक नहीं होना यहाँ पे। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो पद कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो क्या मूल संविधान में ऐसा लिखा गया था क्या? कब प्रावधान हुआ? महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 61 में। शब्द कहाँ पे लिखा गया है? 56 में लिखा है। महाभियोग कौन सा सदन शुरू करता है? लोकसभा राज्यसभा कोई सा भी शुरू कर सकता है। बराबर की शक्तियाँ। शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत चाहिए? 1/4 की। कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले सूचना। एक हाउस ने अगर पास कर दिया तो पास करने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत? 2/3 की। प्रस्ताव अगले हाउस में जाएगा। अगला हाउस को क्या अधिकार है? जांच करवाएगा। 3 सदस्य जांच कमेटी होती है, जांच करवाई जाएगी। जांच में चाहे तो राष्ट्रपति खुद आ सकता है, चाहे अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। जांच के बाद 2/3 से अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं या लेते हैं। राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। राज्यों की विधानसभाएं मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, केवल संसद इनको हटाती है। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ना तो आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है, ना किसी पर प्रस्ताव की शुरुआत की गई है। इसे बाहर ठीक नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, इसे काम चल जाएगा आपका। चलिए, यह आर्टिकल हो गया 56 का। ठीक है, 56 में भी ठीक से बात कर ली। अब बात करते हैं आर्टिकल 57 की। क्या है 57? बताओ। अब जनरली ये अनुच्छेद एग्जाम में कंफ्यूज करता है। क्या है 57 में? देखो, ऐसा याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति 5-7 बार वापस रह सकता है पद पर। 5-7 बार मतलब कितनी भी बार 5-7। और एक और है कि राजस्थान में 57 प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाए तो 81 प्रकार के जायज पाए जाते हैं, 82 प्रकार के, पर निकालते 57 खनिज ही हैं। और 5-7 बार राष्ट्रपति वापस रह सकता है तो बहुत हो गया 5-7 बार, तो अर्थात कितनी भी बार रह सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अर्थात राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। ठीक, कितनी बार राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार, अर्थात कितनी बार हो सकता है? कितनी बार? कितनी भी बार। अगली बात, ये लिखाना पता नहीं सही है कि नहीं है, पर फिर भी बता देता हूं। परंपरा के अनुसार 2 बार, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने एक परंपरा बनाई कि 2 बार अधिकतम रहे, तो ठीक है, तीसरी बार मैं नहीं बनूंगा, तो 2 बार अपने आप में एक परंपरा है। पर ये परंपरा ही रही क्योंकि कोई 2 बार बना ही नहीं, 2 बार भी नहीं बना। एक ही बार राष्ट्रपति रहे, फिर नहीं रहे अगली बार। परंपरा के अनुसार 2 बार। इसके बाद में संविधान इस पर क्या कहता है? संविधान मौन है। एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इस पर ज़्यादा कुछ खास कहता नहीं है अपना संविधान कि कितनी बार बन सकता हो। बात समझ में आ गई? अमेरिका में एक नियम है कि राष्ट्रपति 2 बार, पहले 4 बार रह सकते थे। अब अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार, पर वहाँ पे कार्यकाल भी 4 साल का ही होता है।
हाँ, कि कोई ज़रूरी नहीं को दोनों बार जीते, यहाँ पे फॉर्म भरना है, राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना है। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अटेम्प्ट फिक्स होते हैं, चूँकि वहाँ तो एग्ज़ाम नहीं देता तो अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है, पर इधर काउंट कर लिया जाता है। समझ में आ गया ना मेरी बात? ये ठीक है। पहले राष्ट्रपति 4 बार रह सकते थे, पर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो कुछ संशोधन किया गया अमेरिका के संविधान में, शायद 23वां 24वां 25वां कुछ लगातार 3 संशोधन हुए, उनमें प्रावधान डाल दिया गया। ये याद रखने की जरूरत है नहीं आप लोगों के लिए। अमेरिका में 2 बार का प्रावधान है, कितनी भी बार रह सकते हैं याद रखना। संविधान लगभग मौन है। परंपरा कितनी बार की है? 2 बार की। ये अनुच्छेद कौन सा हो गया? 57 हो गया। तो अब थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, क्योंकि आपको लगता है कि 52 का अनुच्छेद वर्षों पहले पढ़ा था, जबकि ऐसा नहीं है, अभी पढ़ रहे, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तब तक आप भी रिलैक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी के आपको रिवाइज करवाता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या रिवीजन क्लास का पंगा लिया है तो मुश्किल हो गया इतनी देर बैठना, ऐसा लग रहा है? अच्छा, नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब जो शुरुआत में मैंने कुछ लिखा था वो अब आपके समझ में आएगा। मैंने 52, 53 एक जगह लिखा था, अब समझ में आ गया ना। इसके बाद मैंने 54, 55 एक जगह लिखा था, उसके बाद मैंने 56, 61, 57 लगभग एक जगह लिखा था, और अब बचे अपना 58, 59 और ये एक जगह पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो जाएगा। 52, 53 में था राष्ट्रपति का पद, अर्थात 52 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, सबसे छोटा अनुच्छेद है संविधान में, पद का उल्लेख किया गया है। और दूसरा ये था कि अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? 380 में। 53 में किसके बारे में लिखा गया है? कार्यपालिका शक्ति के बारे में लिखा गया है। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 53 में नहीं लिखा गया है, ये 77 में लिखा गया है। अनुच्छेद 54 में चुनाव लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। निर्वाचक मंडल कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी के 70वां संशोधन किया 92 में, 95 में लागू हुआ, 98 में पहली बार चुनाव में भाग लिया। विधान परिषद भाग नहीं लेती हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, और अन्य विधानसभाएं, अन्य केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे विधानसभाएं है नहीं। 55 में प्रक्रिया बताई थी, प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम 4 फॉर्म आप लगा सकते हैं। 15,000 की जमानत राशि होनी चाहिए, 100 आपके पास, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा के महासचिव के सामने आप फॉर्म रखते हैं, वही आपका चुनाव अधिकारी होता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, 324 में ऐसा लिखा गया है। चुनाव के लिए कुछ मेथड काम में लिए जाते हैं। मेथड में सबसे पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली है। राष्ट्रीय के चुनाव में न्यूनतम कोटा भी निकाला जाता है। विधायक का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 रखा गया है। 84वें संशोधन के बाद में 2026 तक यही आधार वर्ष रहेगा। इसके बाद में राष्ट्रीय चुनाव में वरीयता क्रम में चुनाव किए जाते हैं, वरीयता देनी पड़ती है, और अगर पहली वरीयता में नहीं काउंटिंग होती है तो दूसरी वरीयता में मतगणना करनी पड़ती है। वीवी गिरी का चुनाव दूसरी मतगणना से हुआ, बाकी तो पहले में हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया आर्टिकल 56 का, 56 में क्या लिखा गया है? कार्यकाल लिखा गया है, 5 साल होगा, 6 महीने अतिरिक्त रह सकते हैं। कार्यकाल से पहले या तो त्यागपत्र दे दें, या महाभियोग या मृत्यु में पद छोड़ सकते हैं। इसके बाद में महाभियोग की प्रक्रिया मैंने अनुच्छेद 61 में आपको बताई है। महाभियोग दोनों सदन में से कोई सा भी शुरुआत कर सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण इसका एक आधार है। अतिक्रमण को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। शुरुआत लोकसभा करती है चाहे राज्यसभा करती है, 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे, अगला सदन में प्रस्ताव जाएगा, अगला सदन जांच करवाएगा, 2/3 से प्रस्ताव पास कर देंगे तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, राज्यों की विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती हैं। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ना अभी तक किसी राष्ट्रपति पर लगा है महाभियोग, ना किसी को हटाया गया है। बात समझ में आ गई? 57 में बताया गया कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकते हैं?
कितनी भी बार हो सकते हैं। परंपरा जनरली क्या बनाई? 2। अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी बार? 2 बार। संविधान इस पर कुछ खास बोलता नहीं है कि कितनी बार रह सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 और 59 की, ये दोनों साथ में। आप समझ में आ गया कि ग्रुप्स में मैंने क्यों लिखे थे अनुच्छेद? पढ़ा पल्ले? चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 58, 59 और 60, 3 अनुच्छेद और हैं। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं पर। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा लोचा इसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि योग्यताओं को शर्तों के साथ जोड़ देते हैं और गड़बड़ करवा देते हैं। एग्जामिनर धोखा करेगा इसमें, जबकि आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने बहुत धोखे खा लिए। देखिए नंबर 1, सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए क्या लिखा गया है? उम्र या नागरिकता। तो वह भारत का नागरिक होगा। एग्जामिनर धोखा क्या करता है वो समझ लीजिए। वो 2 धोखे करेगा आपके साथ इस बात में। पहला धोखा करेगा, वह भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, और दूसरा धोखा करेगा वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। तो क्या इनमें धोखा खाएंगे आप? नहीं खाना है, क्योंकि भारत का नागरिक होना और भारत में जन्मा नागरिक होना अलग अलग है। भारत का नागरिक होना और मूल नागरिक होना दोनों अलग अलग है। संविधान में एक ही बात लिखी गई है कि वो भारत का नागरिक होगा, जन्मा होने की जरूरत नहीं है, जन्मे की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अमेरिका में क्या होता है उसको भी समझ लें। अमेरिका में जहाँ पे जन्म होता है, अमेरिका में वही आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ पे जन्म होना जरूरी है, क्योंकि अपने पास तो नागरिकता प्राप्त करने के कई आधार हैं। भारत में तो कई प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सेपरेट टॉपिक में इसकी बात करेंगे कभी। तो आपने अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली तो फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करके आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ पे जन्म लेना जरूरी है अमेरिका में। बात समझ में आ गई? अमेरिका में जन्मा नागरिक होना जरूरी है, भारत में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आज कोई अमेरिका का नागरिक है और जो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो प्रावधान लिखे गए उसमें से उसने नागरिकता प्राप्त कर ली भारत की, तो क्या अमेरिका का नागरिक जो कभी था आज भारत का नागरिक बन चुका है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ओबीसी बात लड़ सकता है, क्योंकि अब वो कहाँ के नागरिक बन गए? अब वो भारत के नागरिक बन गए। बात समझ में आ गई? मूल का भी मतलब यही है कि मूल नागरिक का मतलब कि वो मूल रूप से नागरिक होना चाहिए ना। नागरिकता चाहे बाद में प्राप्त करिए तो भी राष्ट्रपति का चुनाव। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे। ठीक से पढ़ लेना क्वेश्चन को कि वो जन्मा तो नहीं लिख रहा है या मूल तो नहीं लिख रहा है। एग्जामिनर का आजकल कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो या वो 35 वर्ष का हो। अब यहाँ भी एग्जामिनर धोखा करेगा। वह 35 वर्ष का हो, वह 35 वर्ष का हो या वो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, इन दोनों में इसमें ज़्यादा बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही बात है, चाहे तो 35 वर्ष का हो चाहे 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अगला धोखा क्या करेगा वो सुन लीजिए। अगला धोखा ये करेगा, इसको बिग धोखा बोलेंगे, बड़ा धोखा। वह लोकसभा का सदस्य हो और अपन क्या करते हैं एग्जाम में, वैसे एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, अपन इतना ही पढ़ते हैं लोकसभा बस, और वहीं शहीद हो जाते हैं। आगे क्या लिखा हो उससे मतलब नहीं है, सदस्य इतना टाइम ही नहीं है, इतना ही पढ़ेंगे। लोकसभा का दिख गया, ठीक है, यही ठीक है, पर ये गलत है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये क्यों लिखा है इसका भी मतलब बताता हूँ। अर्थात लोकसभा का सदस्य नहीं हो
बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ऐसा क्यों लिखा होगा बताएं जरा। संविधान सभा में इस पर बहस हुई, ठीक ठीक। किसी ने कहा कि यह भी डालो कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा यह भी डालो कि वो पागल नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा यह भी डालो कि उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं हो। तो फिर कहा कि राष्ट्रपति का पद एक गरिमापूर्ण पद है, बड़ा पद है, ऐसी बातें लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, ये बात लिख देते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ये बात लिखी, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ना तो पागल है, ना वो दिवालिया है, ना वो देशद्रोही है, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा, उसके पास वो योग्यता है। इसलिए राष्ट्रपति के लिए ये लिख दिया। इसके कई लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, पर वो गलत है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। अर्थात वह लोकसभा का सदस्य होगा तो जो योग्यता लोकसभा सदस्य बनने के लिए चाहिए, उम्र को छोड़कर उम्र को छोड़कर जो योग्यता उसके लिए होनी चाहिए, वो सारी योग्यता होगी, वो राष्ट्रपति बन जाएगा, चुनाव लड़ेगा। अगली बात, अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद भी कर सकती है। बात समझ में आ गई। अर्थात अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? पहली बात कितनी लिखी हुई है? उम्र लिखी गई है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात क्या लिखी गई है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा। ये बात समझ में आ गई क्या? ये किस में लिखा गया है? 58 में। कंफ्यूज नहीं होगे ना एग्जाम में? यहाँ पे धोखा कर सकता है एग्जामिनर, आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे करेगा वो। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद लिखते हैं 59। अब बच्चे यहाँ पे बड़ा घफला करते हैं, वो योग्यताओं को और शर्तों को साथ जोड़ते हैं। एग्जामिनर सातिर है, वो दो तो ये देगा, तीसरा देगा लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अपन शहीद हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक ही लिखा होगा, लाभ का पद तो है ही। पागल दिवालिया लाभ का पद, ये अपन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं दोनों ही चीज़ें, और इन दोनों पर अधिकतर क्वेश्चन अपनी यहीं पे गलत करते हैं। समझ में आ गई? अब नहीं करना है। देखो योग्यता होती है पद पर जाने के लिए, पद तक पहुंचने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास नेट हो या बीएड हो। नेट है तो आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दे देंगे। नौकरी में रहते हुए आप कोई और धंधा नहीं करेंगे जिससे कि सरकारी कर्मचारियों का आरएसआर रूल 64 प्रभावित हो। अन्य काम नहीं करेंगे आप, चुनाव नहीं लड़ेंगे आप नौकरी में रहते हुए। वो शर्त है कि योग्यता है? वो शर्त है। अर्थात पद तक जाने के लिए चाहिए योग्यता, इसीलिए तो 58 में योग्यता, पद पर पहुंचने के बाद में शर्तें। बात समझ में आ गई क्या? तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये शर्त है, न कि योग्यता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक। अगली बात, वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो पद पे जाने के बाद मिलते हैं या फिर पहले मिलते हैं? इसका मतलब वो शर्त होएगी वेतन भत्ते मिलना। राष्ट्रपति भवन पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा? बाद में। तो वो शर्त है। योग्यता मैंने आपको बता दी, तो योग्यता शर्तों को क्लब नहीं करना, साथ में जोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये है शर्तें। और शर्त कहाँ पे होती है? पद पर जाने के बाद। कंडीशंस, राष्ट्रपति पद के लिए कंडीशन, कंडीशंस पद पर जाने के बाद होंगी, और शर्त, कंडीशन और योग्यता पद पर जाने के लिए, और शर्तें पद पर बात। ठीक है, पहली बात। वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब ये लाभ का पद क्या, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। पहली बात तो संविधान में इस पद को परिभाषित नहीं किया है। ये यूपीएससी आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा लाभ के पद से संबंधित।
अर्थात इस पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। होता क्या लाभ का पद, संविधान में खास इसकी परिभाषा कहीं दी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? संसद ने जरूर अधिनियम से परिभाषित किया है, पर यह जरूर लिखा गया है। देखो क्या समझेंगे लाभ के पद का मतलब? साइड बिजनेस, साइड बिजनेस तो क्या होता है? तो हाँ, कोई सरकारी पद हो जिसे वेतन मिल रहा हो, जिसे शक्तियां मिल रही हो, जिसे अथॉरिटी मिल रही हो, ये हो सकता है लाभ का पद। कोई व्यक्ति कहते हैं साहब मैं यूनिवर्सिटी में मुझे चांसलर बना दिया गया, वाइस चांसलर बना दिया, मुझे वीसी बना दिया, वेतन नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपये ले रहा हूँ, बिना वेतन के काम कर रहा हूँ, तो क्या वो लाभ का पद माना जाएगा? माना ही जाएगा भाई। क्यों? चाहे वो 1 रुपये ले रहा हो, पर उसके साथ और शक्ति तो आ रही है उस पद से संबंधित। वो नियुक्ति कर सकता है, वो जमीन अलॉट करवा सकता है, उसके पास अथॉरिटी तो और आती है, वो यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां करवा सकता है, कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता हो, तो और पावर तो आ ही रहा है। तो पावर पैसे से ही थोड़ी आता है, पावर तो और भी तरीके से आ रहा है। इसलिए लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब आप जनरली यहाँ पे क्या समझेंगे? जिसे वेतन भत्ते कुछ सुविधाएं मिल रही हो, अथॉरिटी पावर मिल रहा हो। पर संविधान निर्माता आपको पता ना, वो देवदूत टाइप के लोग थे, उन्होंने कुछ चीजें क्लियर कर दी यहीं पे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री। बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसको, बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई व्यक्ति ऑलरेडी राष्ट्रपति है, कोई उपराष्ट्रपति है, कोई राज्यपाल है या कोई मंत्री है, ये लाभ का पद नहीं है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप, अभी समझेंगे। वीवी गिरी उस टाइम में क्या थे? तो क्या उपराष्ट्रपति कोई है तो राष्ट्रपति बनने के लिए त्यागपत्र देना जरूरी है क्या? नहीं। अगली बात, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो क्या कोई वित्त मंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है। यहाँ पे लिखा कि ये लाभ का पद नहीं है। कोई ऑलरेडी उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति रहते हो राष्ट्रपति चुनाव का पद लड़ सकता है, लाभ का पद ही नहीं है वो। बात समझ में आ गई क्या? तो पीए संगमा जो साहब थे जिन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा था प्रणब मुखर्जी के, अगर ये अनुच्छेद पढ़ ले तो शायद वो कोर्ट में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि मंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उन्होंने क्या तर्क दिया कि वो लाभ के पद पे थे, इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाए। वीवी गिरी साहब को पता नहीं कैसे ध्यान नहीं पड़ा होगा कि उपराष्ट्रपति है, वो त्यागपत्र दिए बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये 4 चीजें हैं, पर नहीं होता, पर संविधान ने इनको बाहर कर दिया, तो उसका क्या करें? संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद में इसको बाहर कर दिया, इनको ये नहीं है भाई, अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। सारी अथॉरिटी भी है, पावर भी है, सब कुछ होगा, पर संविधान में चीजें लिख के क्लियर कर दिया। अब आपको एग्जामिनर फंसाएगा, आप फंस जाएंगे? नहीं। कहाँ फंसाएगा वो सुनिए, कि कोई एक वर्तमान में सांसद है, लोकसभा का सदस्य है, तो क्या वो लोकसभा का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? अरे अरे 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी सारा लाभ का पद है। फंस गए ना? फंसना नहीं है। अगर इनके अलावा कोई व्यक्ति की पद को होल्ड कर रहा है तो लाभ का पद है। समझ में आ गया? यहां पे लिखा गया है। अब क्या करें? कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे सांसद मंत्री होते हैं। सारे मंत्री तो सांसद होंगे, ये तो तय है लगभग। इसकी एक संभावना तो है कि 6 महीने तक हो सकता है कि मंत्री हो, सांसद नहीं हो, पर इसकी एक संभावना तो बन नहीं रही है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि साहब सांसद है, तो वो यहाँ तो नहीं लिखा गया है। अर्थात इन 4 पदों को बाहर किया गया, इस पद को बाहर नहीं किया गया। ये 4 ही पद लिखे गए जहाँ पे इनको बाहर किया गया। बात समझ में आ गई क्या? इन 4 पदों के अलावा याद रखेंगे आप, कन्फ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अपने दिमाग में कई धारणाएं पहले बैठी होती हैं और इसको अपन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और जनरली पढ़ाते हैं, मुझे बहुत जोर आता है, राज्यपाल फांसी की सजा को कम कर सकते हैं। अब बच्चे इस बात को मानेंगे ही नहीं। कर सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं, केवल माफ नहीं कर सकते। वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब कई बच्चे क्लास में सर ऐसे थोड़ी होता, हमने तो ऐसे पढ़ाया। अरे भाई अपने पढ़ा तो ये भी था कि
क ख ग घ, और ये अड़े पढ़ाता, जबकि हिंदी वाले सर पढ़ाते हैं ये नाम की कोई चीज़ नहीं होती हिंदी में, ये तो होता ही नहीं है। जबकि अपन तो आज तक इससे स्लेट भरते हैं, ये होता है, ये क्या ऐसा ही लिखते हैं शायद। तो अब ऐसा नहीं है कि जो अपन ने पढ़ लिया वो फाइनल हो गया है। अड़े तो क्या होता है, अड़े तो कुछ होता ही नहीं, अड़े ये तो अड़े ही हो गया, वो तो स्कूल में पढ़ा था। तो ये नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ये होता है हिंदी में। तो समझ गए ना, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि अपन ने जो पढ़ा वो फाइनल हो गया है। ये इधर देखो गड़बड़ हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो वापस आते हैं अपने पूर्व बात पर, शर्तों में समझ में आ गया। पहला, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, जबकि 4 चीज़ें लाभ के पद में नहीं लिखी गई हैं, बात समझ में आ गया। अगली बात, एक एग्जामिनर आपको और फंसाएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ फंसोगे। चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद किसी व्यक्ति के वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, गलत है कि सही है? राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद में किसी व्यक्ति के वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, गलत है सही है? गलत कैसे? सही कैसे? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ज्यादा ही जोश में आगे, पूरा सवाल नहीं सुना। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, वेतन उनका 1 लाख रुपए था, अब गागी साहब 1.5 लाख करते हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको ठीक से पढ़ना है, वहाँ शहीद नहीं होना सवाल देखते ही। तो दूसरी बात क्या है, समझ गए ना? अरे भाई ऐसा क्वेश्चन दे कि राष्ट्रपति बनने के बाद किसी के वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, गलत बात है ना। किया जा सकता, परिवर्तन कर तो दिया, बढ़ा सकते हैं, नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए शहीद नहीं होना है, आप तैयार बैठे शहीद होने के लिए, गलत बात है। ठीक, देखते हैं। तो अगली शर्त क्या हो गई, वेतन भत्ते कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। अब ये शर्त हुई कि योग्यता हुई, शर्त हुई क्योंकि पद पे चले गए। तीसरी क्या है, पद पर जाने के बाद वेतन भत्तों में, अच्छा एक सवाल और पूछता हूं, मेरे दिमाग में आ गया, इसमें भी आप पक्के शहीद हो जाएंगे। चलिए आपसे मेरा सवाल है, आराम से चाहे सोच के भी दे सकते हैं, अभी तो चूंकि एंग्लो इंडियन रहे नहीं है, पर फिर भी पूछ लेता हूं, क्या एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में मत कर सकते हैं? अब आप थोड़े तो सतर्क हो गए, पर आपका मन फिर भी कहता कि बोल दूं कि नहीं कर सकते। चलो बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अरे तो मैंने ये कब बोला कि एंग्लो इंडियन निर्वाचित है मनोनीत है? कोई एंग्लो इंडियन चुनाव लड़कर आ गया तो मत कर सकते हैं। जैसे डेरेक ओब्रायन नाम के एक एंग्लो इंडियन थे, प्रणब मुखर्जी के चुनाव में वोट किया क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए थे पश्चिम बंगाल से, तो इसलिए तैयार बैठे आप, है ना, बिल्कुल कि कोई करवा दे। क्यों अजी? तो क्यों, किसने कहा कि एंग्लो इंडियन अब चुनाव नहीं लड़ सकते? एंग्लो इंडियन को तो मनोनीत नहीं किया जाएगा, चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। इसलिए कोई एंग्लो इंडियन उसने अगर चुनाव लड़ा है, निर्वाचित होकर आया है, जैसे राजस्थान से कोई एंग्लो इंडियन खड़े हो गए और वो सांसद बन गए, तो राष्ट्रीय चुनाव में वोट तो करेंगे भाई। मनोनीत एंग्लो इंडियन नहीं कर सकते। आप एंग्लो इंडियन शब्द को देखा, टूट पड़े, पर गलत है। तो अब ऐसे मान लीजिए, ऐसे 3-4% पॉलिटी में लगातार उसने बना दिए और आप लगातार शहीद होते गए, तो फिर तय हो गया एग्जाम में शहीद होना भी आपका रिजल्ट के टाइम में। गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, समझ गए ना? तो पद पर जाने के बाद वेतन भत्तों में क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, नकारात्मक। अगली बात, राष्ट्रपति बिना वेतन के राष्ट्रपति भवन, जिसको राष्ट्रपति निवास बोलते हैं, राष्ट्रपति निवास, एक क्वेश्चन और पूछूंगा उसमें भी आप शहीद होंगे, राष्ट्रपति निवास का यूज करेगा। ये इसकी पद के लिए क्या हो गई? शर्तें हो गई। वापस लिख दूंगा सारी शर्तें। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? हो गए ना शहीद? अरे भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, तो राज्य का भी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होएगा और भारत का भी एक ही होएगा। 5 प्रश्नों में आपको अब लग रहा होगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे गलती नहीं करना है ना? जबकि बार बार आपको पता है कि ये फंसाने वाला क्वेश्चन पूछेगा,
फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो भारत में एकल नागरिकता कैसे हो सकता है? एकल नागरिकता में राज्य का प्रथम नागरिक तो वही है, ठीक है। और भी आप शहीद होंगे, रुकिए एक बार। अब ये सारी की सारी क्या हो गई? शर्तें हो गई। एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूं। देखिए 59 में क्या लिखा गया है? शर्तें। रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर 60 में जाते हैं, फिर पूरा ही हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा गया है? शर्तें लिखा गया है। शर्तें कौन कौन सी है? कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, संसद ने जरूर उसके लिए अधिनियम बनाया है। ये 4 जो पद हैं इनको बाहर किया गया कि लाभ के पद में नहीं आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री। अगली इसके लिए शर्त क्या है? कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद, और भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। मैं आपको थोड़े टाइम बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब समझाऊंगा कि वेतन संचित निधि से देंगे, इसका वास्तव में मतलब क्या होता है, इसका वास्तविक मतलब आपको जानना है। पद पर जाने के बाद में वेतन भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये शर्त हो गई। अंतिम शर्त क्या हो गई? वो राष्ट्रपति निवास का यूज करेगा। एक ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को पेंशन भी मिलेगा, और कितना मिलेगा? वेतन का आधा। रिटायर होते टाइम उनका जो वेतन है उसका आधा उनको क्या मिल जाएगा? पेंशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गई राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब क्वेश्चन ठीक से, आप गलती तो नहीं करोगे इनसे संबंधित, तो पर क्वेश्चन को एक बार वो ठीक से पढ़ना है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं शपथ के बारे में, और इसमें भी गलतियां होंगी बहुत सारी। देखते हैं, ये सवाल लगते साधारण है पर गड़बड़ होती है इनमें। देखिए अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है? शपथ। एक चीज और समझेंगे सर आप, केवल शपथ ऐसे दे देगा कि अनुच्छेद 60 में केवल शपथ का प्रावधान है, शपथ के साथ में प्रतिज्ञान भी लिखा गया है, केवल प्रतिज्ञान लिखा गया, इनमें से कोई नहीं, दोनों शब्द लिखे गए हैं, शपथ और प्रतिज्ञान। मैं दोनों का मतलब समझाता हूं। ठीक है सर, एक लिखा गया यहाँ पे शपथ, एक लिखा गया प्रतिज्ञान। देखिए सबसे पहले तो इनका अंतर समझ लेते हैं कि शपथ और प्रतिज्ञान का अंतर क्या है। इंग्लिश में ओथ और अफर्मेशन लिखा होता है, ओथ और अफर्मेशन। देखिए कोई व्यक्ति अगर आस्तिक है ना, तो वो क्या लेगा? शपथ लेगा कि मैं अमुक, शपथ का प्रारूप समझते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं अमुक व्यक्ति, और यहाँ पे नाम ईश्वर के नाम की शपथ। खूब बड़ा अनुच्छेद है, काफी थोड़ा सा टाइम लगेगा डिस्कस करते हुए, क्योंकि पूरी बात अपन करेंगे इस पर। मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान की रक्षा, लोक कल्याण, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का कार्य करूंगा। ये तो हुई शपथ का प्रारूप। कोई चाहता है कि साहब मैं ईश्वर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं, तो मैं अमुक प्रतिज्ञान करता हूं कि, वहां पे ईश्वर का नाम नहीं लेंगे वो। समझ में आ गया? तो शपथ भी लिखा गया, प्रतिज्ञान भी। प्रतिज्ञान किन के लिए? नास्तिक के लिए। शपथ किन के लिए? आस्तिक के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हुई पहली बात की 60 में क्या लिखा गया है। अब एक एक चीज को विस्तार से समझते चलेंगे अपन कि देखिए, अब सबसे पहले कि कौन दिलाएगा शपथ। सबसे पहले कौन दिलाएगा शपथ? तो कौन दिलाएगा बताएं? सर्वोच्च न्यायालय का या तो मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। तो मैं सीजीआई लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, या ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। कई बार ये भी लिखा हो सकता है कि ये अपना कोई प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। सीजीआई मान लीजिए अपना कोई एक प्रतिनिधि भेज दे, जो कोई न्यायाधीश ही होगा, वो भी शपथ दिला सकते हैं। अगली बात, किस बात की शपथ लेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो
इसमें भी आप गलती करते हो एग्जाम में, अपने तो फिक्स रटा पद व गोपनीयता की, जबकि वो नहीं है ना, ये ध्यान रखना। ना पद की गरिमा लिखा गया है, ये अपने खुद के बनाए हुए शब्द हैं, जबकि संविधान में तो दो ही बातें लिखी हैं, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण, ध्यान रहे। अब जनरली अपन क्या न्यायाधीश को समझ लेते हैं कि वो करेंगे संविधान की रक्षा, नहीं, ये राष्ट्रपति की शपथ में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है? रक्षा और दूसरा, बात समझ में आ गई? 3 शब्द और लिखे गए हैं राष्ट्रपति की शपथ में, वो भी मैं बता देता हूं। नंबर 1 संविधान का संरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण और संविधान का संरक्षण। संविधान का संरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण और संविधान का परिरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है संविधान को बचा कर रखना, डिफेंड करना। प्रतिरक्षण का मतलब संविधान में इतनी कैपेबिलिटी विकसित कर देना कि उसमें खुद में प्रतिरक्षा आ जाए। और परिरक्षण का मतलब होता है जैसा मूल संविधान है उसको डिटॉक नहीं करना, बना के रखना। ये 3 शब्दों की भी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई? पहला है संविधान की रक्षा, लोक कल्याण की शपथ लेंगे। संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण सब ये राज्यपाल में वापस से बताऊंगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पद पे है और मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। तो कार्यवाहक, यह शब्द संविधान में नहीं लिखा गया है, पर अभी समझेंगे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद पर आएंगे तो क्या वो शपथ लेंगे? क्या? अच्छा, कहां ले चुकी है? उपराष्ट्रपति के रूप में। अच्छा, उपसभापति की कोई शपथ होती है? अच्छा, सभापति के रूप में। तो अब वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं तो क्या राष्ट्रपति की शपथ नहीं लेंगे? लेंगे वो, यस, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर ही हैं और विदेश गए हुए हैं, ध्यान समझेंगे, विदेश गए पद पर ही हैं या बीमार है 15 दिन के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, हाँ 15 दिन के लिए कैसे बीमार हुए, जबकि 14 दिन के लिए होना चाहिए था क्वारंटाइन। तो उनको मान लीजिए उनके कोविड हो गया और वो पद पर नहीं आ रहे हैं, पद पर हैं पर आ नहीं रहे ऑफिस में, उस टाइम किसी व्यक्ति को अतिरिक्त कार्यभार, व्यक्ति मतलब आप समझ पा रहे होंगे, उपराष्ट्रपति को कार्यभार दिया जाएगा। केवल राष्ट्रपति के कार्य कर रहे हैं वो, ना तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ना कुछ और, केवल कार्य कर रहे हैं, कार्य। उस टाइम में क्या वो शपथ लेंगे? क्या लेंगे? हाँ, यस। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो चाहे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, चाहे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, चाहे मूल राष्ट्रपति चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने, सभी को क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया जी? क्या? हाँ, मतलब ये तो भाई आप ऐसा इसको समझ लीजिए, ऑफिस में राष्ट्रपति के आने से पहले शपथ लेकर ही आएंगे, जैसे कोरोना में हाथ धोकर ही घर में एंटर हो रहे थे, ठीक ऐसा ही है यहाँ पे कि शपथ लेंगे तो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अगली बात, किस दिन? क्या राष्ट्रपति के लिए शपथ का कोई दिन फिक्स कर रखा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं किया हुआ संविधान में, पर अब वो 25 जुलाई को ले रहे हैं, 25 जुलाई को। ये कोई फिक्स डेट नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ लिया और भगवान की दया से कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मरे नहीं, उनके बाद लगातार कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, 25 जुलाई को शपथ हो रही है। अंतिम बात, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ठीक,
हाँ, ये आपका सही है सबका, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रारूप ऑलरेडी कहाँ पे लिख दिया, 60 में। 3 ऐसे अधिकारी हैं, 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। समझ में आ गया? नोट्स में से लिखेंगे इसको। सबसे पहले शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, याद रहेगा। अनुच्छेद 60 में किसके बारे में बात है? शपथ के। शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश। किस बात की शपथ लेंगे? संविधान की रक्षा, लोक कल्याण। 3 शब्द और हैं, संरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। संविधान की तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप नहीं दिया गया है। और दूसरा, लगभग अभी 25 जुलाई को राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अब शपथ संबंधी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा आपका, ठीक। ये हो गया साहब अनुच्छेद 60। 61 आपको मैंने बता दिया है। अब एक पार्ट पूरा हो गया है, कौन सा? राष्ट्रपति के चुनाव वाला, वो पार्ट पूरा हो गया। अब चूंकि अपन तो और पढ़ने वाले हैं आज, इसलिए अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। पर आपको 2 मिनट का ब्रेक में दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद अपन वापस शुरू करेंगे, चूंकि क्लास भी शायद मेरे हिसाब से